नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे अभ्यर्थी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कुछ बच्चे जैसा कि हमने गेहूं के बाद धान और मक्का ज्वार बाजरा पढ़ा दिया, तो काफ़ी बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर वारले क्यों नहीं पढ़ाया। वारले में पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा इस हिसाब से पढ़ा रहा था प्रोडक्शन के हिसाब से कि प्रोडक्शन किन का ज़्यादा हो रहा है। एक सिक्वेंस बना रहे थे हम सीरियल्स में, ठीक है। तो हमने देखा कि मिलेट्स में भी हमने चर्चा कर लिया ज्वार बाजरा के ऊपर, और आज हम स्पेशल क्लास ही मिलेट के ऊपर रखने वाले हैं। मिलेट के ऊपर ये पूरी क्लास रहेगी, जिसमें आपको हम बताएंगे मिलेट में ए से लेकर के जेड तक की कहानी, कि कैसे मिलेट में क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम उठा सकता है, और अभी तक अतीत में जो भी पेपर हुए हैं एग्रीकल्चर के, क्या प्रश्न आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन पर आपको बताता रहूंगा। आने वाले समय में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जा सकती है, उन पर भी हम थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, सबसे पहले आप क्लास को शेयर जरूर कर दें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो दिल खोल के शेयर करिए, अनलिमिटेड शेयर करिए। शेयर करते समय ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, आपके जहन में नहीं आना चाहिए कि हम 5 लोगों को शेयर कर रहे हैं। लगा दो आग शेयर करने में, जितना शेयर कर पाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट के पास एक क्लास पहुंचेगी, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा साथ में। क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में सिस्टमेटिक कंटेंट आप ढूंढते रह जाते हो, आपको कहीं मिलता नहीं। कहीं इधर छुटपुट वीडियो मिल गया, कहीं इधर मिल गया। यहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट में एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा। अगर आप एग्रोनॉमी की पहली क्लास सर्च करोगे, उसके बाद आप लगातार एक सिस्टम से आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। एक सिस्टम फॉलो करके ही चल रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो। हमने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं प्लेलिस्ट नहीं सर्च कर पाते यूट्यूब पे, ठीक है। कल की बात मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा मुझे मिला शाम को शादी समारोह में। तो उस बच्चे ने कहा सर मैंने आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है, बट आपकी प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है। अच्छा, वो क्या, वो जो होम वाला नहीं आता यूट्यूब पे, वो उसी में देख रहा था। हमने कहा आगे बढ़ो थोड़ा, वीडियो में जाओ, फिर आगे और बढ़ो, लाइव में जाओ, फिर और थोड़ा स्क्रॉल करो इधर साइड में, तब प्लेलिस्ट आ गया। हमने कहा ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते थे। तो कहा सर ऐसा भी होता है। हमने कहा ऐसा ही होता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो प्लेलिस्ट भी नहीं सर्च कर पाते हैं। गांव से, ऐसी जगह से हैं जहां नेटवर्क की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं बार बार यही बताता रहता हूं कि प्लेलिस्ट पे जाके चेक करिए, ताकि उनको लगे तो वो नहीं जान रहे होंगे तो कहीं और से वो जानकारी लेके उस चीज़ को सर्च कर लेंगे। एक बार आप प्लेलिस्ट पर पहुंच गए तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं एक बार बेहतरीन आपके शेयर के साथ। मिलेट्स पर चर्चा करते हैं। मिलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। क्या बोलते हैं, मोटा अनाज। और इसको हम क्या बोलते हैं, पोषक अनाज। पोषक अनाज। मिलेट को और हम क्या बोलते हैं, कॉर्स सीरियल। और भी इसको कुछ बोलते हैं क्या, बिल्कुल। तो एक और नाम होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्री सीरियल, पोषक अनाज, न्यूट्री सीरियल। जब हम लोग जाते हैं, जो अनाज वितरित नहीं होता है हमारे कोटेदार के माध्यम से, तो उसमें हमको 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो मोटे अनाज मिलते हैं, ठीक है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको दिए जाते हैं। तो हम मिलेट्स, कोर्स सीरियल या न्यूट्री सीरियल, तीनों एक ही नाम है। हिंदी में मोटा अनाज और पोषक अनाज कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि आज हम जो मिलेट की खेती कर रहे थे, हमारे समय में हम एक टाइम पीरियड को एक आधार वर्ष मान लेते हैं, और उस टाइम पीरियड को हम मानते हैं हरित क्रांति, क्योंकि इसने भारत की कृषि में अमूलचूक परिवर्तन किए। हरित क्रांति ने भारत की कृषि में अमूलचूक परिवर्तन किए, क्योंकि अगर ये हरित क्रांति ना होती तो शायद आज भी हम फूड क्राइसिस से जूझ रहे होते, ठीक है। हमारे यहाँ खाद्य संकट आज भी पल रहा होता।
क्योंकि हरित क्रांति ने हमको उन्नतशील प्रजातियां दी, हरित क्रांति ने हमको सिंचाई के नए नए टेक्निक्स दिए, हरित क्रांति ने हमको फर्टिलाइजर के बारे में बताया, हरित क्रांति ने हमारे पौधों में लगने वाले रोग और पीड़कनाशियों को खात्मा करने की दवाई बताई। तो इसी से हम आज बढ़िया प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो जब हम जाते हैं हरित क्रांति से पहले के टाइम पर, जब हरित क्रांति 1966-67 में आई, ये समय था 1966-67 का, ये भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा पश्चिमी भारत में सबसे अच्छा इसने परचम लहराया। स्पेशली हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा उस समय अलग ही हुआ था। हरियाणा का जो गठन देखोगे तो 66-67 के टाइम पे होता है। हरियाणा एक नया राज्य बना था और उसने नए राज्य के रूप में भी उसने स्वीकार कर लिया चुनौती को कि आने दो, क्या ये चुनौती है। तो ये हरित क्रांति को उसने एक्सेप्ट किया। बहुत से राज्यों ने नहीं अडॉप्ट किया था शुरुआत में भारत में। तो हरित क्रांति के पहले अगर हम बात करते हैं तो जो मिलेट्स थे, मोटे अनाज थे, उनका जो एरिया था, हम लोग मोटे अनाजों को 40% क्षेत्र पर उगाते थे। कितने? 40% क्षेत्र पर खेती होती थी। किसकी? मोटे अनाजों की। और हरित क्रांति जैसे ही हमारे सामने आया, हमने वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया, कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया। तो जब कमर्शियल क्रॉप्स को हम बढ़ावा देंगे और उनकी पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा होगी और उनकी मार्केट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो क्या हम इनको फिर भाव देंगे? इनको नहीं भाव देंगे, मतलब इन फसलों की ओर हम उतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं देखे, नजरअंदाज करने लगे फिर हम इनको। हरित क्रांति के बाद की बात अगर हम बात करें तो बाद में क्या हुआ, इसका जो मिलेट का जो दायरा था वो कम हो गया। जो मिलेट था, मोटे अनाज थे, तो मोटे अनाज का जो एरिया है वो 20% पर मात्र खेती की जा रही, 20% क्षेत्र पर खेती। तो 20% क्षेत्र पर खेती, स्पेशली अगर हम बात करें तो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश। अब जब से एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार है, तब से मिलेट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और काफी सुधार भी हुआ उत्तर प्रदेश में, भी हम आगे बताएंगे उत्तर प्रदेश ने क्या तरक्की की मिलेट के सेक्टर में, क्षेत्र में। तो अब हमने देखा कि हरित क्रांति के बाद एरिया एकदम से आधा हो गया, एरिया एकदम से आधा हो गया, मतलब क्षेत्रफल में कमी यहां देखने को मिलता है, क्षेत्रफल में कमी। तो क्षेत्रफल में कमी का कारण अगर सामने आ जाए तो हम देखते हैं कारण क्या था, इसका कारण क्या था क्षेत्रफल में कमी का। तो कारण की बात करेंगे, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना। तो अभी तक तो हमने मिलेट के बारे में जाना थोड़ा बहुत दायरा। अब हम मिलेट से संबंधित जो सरकार ध्यान दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो बॉडी है यूएन, वो मिलेट पर क्या फोकस कर रहा है, उन पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की कहानी पर चलते हैं। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 5 दिसंबर जो कि आने वाला है, अभी 5 दिसंबर 2022 को एक कॉन्क्लेव होता है जिसका नाम है मिलेट स्मार्ट, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव, फूड कॉन्क्लेव। तो ये कॉन्क्लेव हुआ मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। अगर इसका आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कब हुआ, तो इसके आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कब, कहां और किसके द्वारा
ये तीन चीजें यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आएंगी कि इसका आयोजन अगर किया गया तो कहाँ किया गया, कब किया गया और किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया, वो भी हम आगे बात करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिलेट कॉन्क्लेव है ये 5 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ। कब हुआ? 5 दिसंबर 2022। 5 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और किसने इसका आयोजन किया? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। फूड न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो इसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? मिलेट के निर्यात को बढ़ावा देना। जो मिलेट्स हम लोग पैदा करते हैं तो मिलेट्स के निर्यात को बढ़ावा देना। मिलेट्स के निर्यात को बढ़ावा देना। जो मिलेट्स का निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा देना। एक्सपोर्ट मतलब अपने यहां से बाहर के देशों में भेजना। मिलेट्स के निर्यात को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना, ये किसका उद्देश्य है? मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का। तो निर्यात जो था वो निर्यात किसके माध्यम से किया गया? तो निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो अपेडा द्वारा। अपेडा, अपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चरल फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपेडा कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? ये नई दिल्ली में है अपेडा। इसी अपेडा के द्वारा इसका निर्यात किया जाना है और ये निर्यात करने की जिम्मेदारी अपेडा संस्थान ले रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं निर्यात पर। तो 2022 तक अगर हम बात करें, 2022 तक कुल उत्पादन का 1% निर्यात किया जाता था। कितना? 1% निर्यात किया जाता था मोटा अनाज। मात्र 1%। जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1% निर्यात किया जाता था। और कुल उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो भारत 41% वैश्विक हिस्सेदारी करता है। कितनी? 41% वैश्विक हिस्सेदारी। अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो मोटे अनाजों में भारत अकेले 41% मोटे अनाज को प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। परंतु निर्यात वो मात्र 1% का ही कर रहा था। इस पर बल दिया गया कि हम इसको बाहर की कंट्री में भेजें ताकि हमारे यहाँ जो इनकम जनरेट हो इससे। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव चलाया गया दिसंबर 2022 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, ध्यान देना। बहुत कम लोग जानते हैं। एग्रीकल्चर के बच्चे तो यहाँ तक ध्यान भी नहीं देते हैं और जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो सोचते हैं अरे ये कहाँ से आ गया, हमारा पेपर तो आईएएस लेवल का बना दिया। ठीक है, लेवल वो नहीं होता, हमारे सिलेबस में होता है, परंतु हम लोग इससे अनजान बने रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा? इंटरनेशनल मिलेट ईयर, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। अगला जो हमारा पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। मोटा अनाज वर्ष ये कब डिक्लेयर किया गया था?
बीते वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। अब यहाँ से क्या क्या बिंदु आपके बन सकते हैं पेपर के लिए, उन पर अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, जो पॉइंट्स आपके पेपर के लिए बन सकते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखना है और देखना है इनके बारे में क्या पढ़ना है। सबसे पहला, इसका प्रस्ताव किसने रखा। इसका जो प्रस्ताव की बात करते हैं तो भारत ने प्रस्ताव रखा। और भारत का कौन सा मंत्रालय था जिसने प्रस्ताव रखा, तो कृषि एवं विदेश मंत्रालय। कृषि एवं विदेश मंत्रालय मतलब कृषि मंत्रालय भी और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर विश्व या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के लिए प्रस्ताव रखा। तो ये प्रस्ताव किसने रखा, भारत ने। समर्थन कितने देशों ने दिया, अगर हम बात करें तो इस प्रस्ताव का समर्थन कितने देशों ने दिया, तो 72 देशों ने इसका समर्थन दिया। 72 देशों ने इसका समर्थन दिया। अब इसकी घोषणा कब कर दी गई, तो इसके घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा इसकी की गई 3 मार्च 2021 को ही कर दिया गया था। ये डिक्लेयर कि 2023 को हम मोटे अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएंगे। ये डिक्लेरेशन 21 को ही हो गया था, 3 मार्च 2021 को। यहां तक हम बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी घोषणा किसने की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसकी घोषणा करता है। अब बात करते हैं इसका आयोजन, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है इसका आयोजन कौन करता है। तो इसके आयोजन पर जब चर्चा आती है तो इसका आयोजन 2 बॉडी मिलकर करते हैं, एक यूएन, एक FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में है, यूएन अमेरिका में है। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान आपका। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि जो मिलेट्स होता है, मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये भी हम ध्यान देते हैं। यहां पर जो मिलेट्स है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है। कौन सी, फ्रेंच। कहां बोली जाती है, फ्रांस में। फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है। ठीक है, अब कौन सा फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है, तो उस वर्ड का नाम लिखते हैं मिले। फ्रेंच वाले लोग इसको मिले कहते थे, हम लोग आज अंग्रेजी में इसको मिलेट कहने लगे। क्या कहने लगे, मिलेट। तो इस मिले का जो मीनिंग है, यानी कि इसका जो अर्थ है क्या होगा, 1000। क्या होता है, 1000। इसका अर्थ होता है 1000। तो कभी भी पूछा जाए कि मिलेट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो 1000 होगा। मिलेट कौन सी भाषा से आया है, तो फ्रेंच भाषा से आया हुआ है, जिसका नाम होता है, फ्रेंच भाषा में इसको लोग मिले कहते थे और आज इसको हम मिलेट कहने लगे। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं आगे के बिंदुओं पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताएंगे इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक मिलेट के बारे में संक्षिप्त नॉलेज कि मिलेट क्यों हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलेट। मिलेट को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ ग्रेन, मतलब दानों की माता या रानी कह सकते हैं। तो मदर ऑफ ग्रेन बोलते हैं इसको, मदर ऑफ ग्रेन्स। इसको बोलते हैं पावर ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ न्यूट्रिशन। और इसको न्यूट्री सीरियल भी बोलते हैं।
न्यूट्री सीरियल इसको बोलना हम लोग कब से प्रारंभ किए? तो 10 अप्रैल 2018 से इसको हम लोग न्यूट्री सीरियल कहना प्रारंभ किए। ये भी बात अगर कभी पूछ ले कि न्यूट्री सीरियल इसका नाम कब से पड़ा, तो 10 अप्रैल 2018 से इसको न्यूट्री सीरियल कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है कोर्स सीरियल, कोर्स सीरियल। तो ये तो हो गए इसके अदर नेम। अब हम इसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं। मिलेट के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, पोषण मान, कि हम मिलेट्स को आज क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिलेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, अनाज वाली फसल है, जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। कितना होगा? 65 से लेकर के 75% तक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन इसमें 7 से लेकर के 12%, किसी में 7 तो किसी में 12, इस प्रकार से प्रोटीन देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं फैट की, तो फैट 2 to 5%, 2 से लेकर के 5% तक मिलेट में फैट देखने को मिलता है। उसके बाद खाद्य रेशा, एडिबल फाइबर कितना होता है इसमें? एडिबल फाइबर की जब हम बात करते हैं तो वो 16 से लेकर के 20% तक एडिबल फाइबर पाया जाता है। तो इन्हीं गुणों की वजह से आज हम मिलेट को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे भोजन में मिलेट का होना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भोजन में डेली, दैनिक उनकी जो डाइट है भोजन की, उसमें मिलेट का समावेश है। ठीक है, मोदी जी जो भोजन करते हैं ना, उसमें मिलेट का समावेश करके वो भोजन करते हैं। तो मिलेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना जैसे समय ने हमें मिलेट की ओर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हम लोग जब स्त्री गर्भवती होती है ना, तो उसको एक मिलेट खाने की सलाह दी जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा मिलेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, एक पहल है मीरा। ठीक है, मीरा, MIIRA, मीरा के बारे में जानते हैं क्या है? मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये इसका पूरा नाम है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध की अगर हम बात करते हैं तो किससे है? इसका संबंध बाजरा से। किससे है? बाजरा से। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मीरा अभियान किससे संबंधित है, तो ध्यान देना बाजरे से संबंधित है। अब इसकी पहल कब की गई? इसकी पहल की अगर हम बात करते हैं तो इस पहल की शुरुआत, अगर हम बात करते हैं इस पहल की शुरुआत की, तो मोदी जी ने जो G20 की पहली एग्रीकल्चर की जो बैठक थी, वो भारत के MP राज्य के इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त है उसको, इंदौर में उसका आयोजन किया था। और पूरे देश विदेश से आए हुए जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनको इंदौरी पोहा, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस है, इंदौरी पोहा का सेवन कराया था कि आओ परिचय करो हमारे इंदौरी पोहे से। ठीक है, तो इस पहल की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो लिखते हैं G20 की प्रथम कृषि बैठक, प्रथम कृषि बैठक कहां होती है? इंदौर में। इंदौर कहां पड़ता है? MP में। ठीक है, G20 की प्रथम बैठक इंदौर, यहां से इस पहल की शुरुआत की गई। और कहा गया कि इस पहल में मीरा में क्या हुआ?
इसका उद्देश्य क्या था मीरा पहल का? इसका उद्देश्य ये था कि बाजरा के बारे में जागरूकता फैलाना, पूरे विश्व में बाजरे के बारे में भारत की एक पहचान बनाना, और भारत में विभिन्न राज्यों में इसका बजट एलोकेट करके, जैसे जो राज्य बाजरा नहीं उगाना चाह रहे हैं उनको जबरदस्ती अतिरिक्त बजट दे दो और वो उगाएंगे, क्योंकि भाई अपनी खेती में नुकसान कोई नहीं चाहेगा, इंडिविजुअली की मैं बात कर रहा हूँ, और इनका प्रोडक्शन कम होता है, तो इसलिए सरकार अलग से बजट दे रही है। उसके लिए भी एक स्कीम चलाई थी निर्मला सीतारमण जी ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसका जो इसको टेक्निकल सपोर्ट देगा मीरा अभियान को, इसको तकनीकी सहायता कौन देगा? तकनीकी सहायता, तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि मीरा पहल को तकनीकी सहायता भारत का कौन सा संस्थान देगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। तो यहां तक हमने इस पर चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो बाजरा को अच्छा, मतलब बाजरा को अच्छा बताने के लिए, बाजरा के बारे में किसानों के अंदर जागरूकता भरने के लिए, इसके नई नई वैरायटी डेवलप करना, हब बनाना, बाजरे को लोगों को जागरूक करना इसके प्रति कि मोटे अनाज भी उगाओ, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था श्री अन्न योजना। श्री अन्न, हम इन्हीं को बोलते हैं मोटे अनाज को, तो ध्यान देना मोटे अनाज को ही श्री अन्न बोला जाता है। तो श्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना, क्वेश्चन सीधा यही पूछा जा सकता है कि श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज से संबंधित है। ठीक है, श्री अन्न योजना लिखेंगे। बजट 2023-24 में इसकी शुरुआत की गई। बजट 2023-24 में शुरुआत किसके द्वारा ये योजना चलाई गई? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, सब लोग जानते हो वित्त मंत्री हैं। द्वारा शुरुआत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमने लिखा श्री अन्न, इसको हम क्या बोलते हैं? मोटा अनाज, या मोटे अनाज को हम क्या बोलते हैं? श्री अन्न। तो ये भी लिख लेना, श्री अन्न मोटे अनाज को ही कहते हैं। अब हमने देखा कि श्री अन्न योजना बजट 2023-24 में शुरुआत की गई, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरुआत किया गया। इसमें क्या किया गया? मिलेट उत्पादन हेतु राज्यों को बजट की व्यवस्था, मिलेट उत्पादन हेतु राज्यों को अतिरिक्त बजट अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। किसी भी राज्य को हम अतिरिक्त जब पैसा देंगे तो वहां के किसान क्या होंगे? मोटिवेट होंगे इसको उगाने के लिए। तो श्री अन्न योजना के तहत हमारा जो यूपी है, यूपी को कितना बजट पास किया गया? तो यूपी को पैसा मिला 30.9 करोड़। बाकी बहुत सारे राज्यों को मिला, परंतु वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिस एग्जाम, जौन से स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है श्री अन्न योजना के तहत यूपी को कितना बजट दिया गया था? तो 30.9 करोड़ रुपया यूपी को दिया गया कि यूपी के किसान आज बाजरे के प्रति ज्यादा रुझान बनाए, ज्वार के प्रति ज्यादा रुझान बनाए। रागी, सावा, चीना, कोदो, मंडुआ, कुटकी, कोरले, ये सब मिलेट्स हैं, इन पर ज्यादा ध्यान दें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आपको मिलेट का क्लासिफिकेशन बताने वाले कि मिलेट कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो हम लोग तो मिलेट पर जब चर्चा करते हैं तो नॉर्मल से बस एक ही चर्चा कर लेते हैं 2-3 मिलेट्स पर, परंतु यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ को तो हम लोग मेजर मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मेजर मिलेट, और कुछ को बोलते हैं माइनर मिलेट। माइनर मिलेट, कौन कौन से मेजर मिलेट में आ रहे हैं, कौन कौन से माइनर मिलेट में आ रहे हैं, अब इन पर चर्चा करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहीं से कि मेजर मिलेट कौन सा है और माइनर मिलेट कौन सा है। ठीक है, तो मेजर मिलेट में जब हम बात करते हैं तो मेजर मिलेट में इनको बोलते हैं मुख्य मोटे अनाज, उनको बोलते हैं गौण मोटे अनाज। ठीक है, तो मेजर मिलेट में हम लोग देखते हैं बेसिकली ज्वार आता है, और बाजरा आता है, और रागी आता है। क्या आता है? रागी। ठीक है, ये तीन मेजर मिलेट में आते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि इन्हीं पर एमएसपी जारी किया जाता है, तो लिख लेंगे मेजर मिलेट पर ही, मेजर मिलेट पर ही एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया जाता है, माइनर पे नहीं किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने मिलेट पर एमएसपी जारी किया जाता है, तो 3 पर जारी किया जाता है सिर्फ, और वो कौन कौन से हैं? रागी। तो रागी पर एमएसपी कितना है इस समय? तो रागी पर है 4,290 रुपया। ये क्या है? एमएसपी है, मतलब इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। अच्छा, बात आती है एमएसपी क्यों बनाई जाती है? एमएसपी इसलिए बनाई जाती है कि मान लो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा, तो इसकी रेट इससे कम ना आ पाए, जो एपीएमसी मंडीज हैं वो किसानों का शोषण ना कर पाए, इसलिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। बाजरे का कितना है? तो बाजरे का है 2625 रुपया एमएसपी। और ज्वार दो प्रकार का होता है, एक होता है मालदंडी, एक होता है संकर। तो जो संकर ज्वार होता है इसका होता है आपका 3370 रुपया, और जो मालदंडी ज्वार होता है उसका होता है 3416 रुपया। 3416 रुपया ये एमएसपी होता है। ठीक है, ये मेजर मिलेट पर ही एमएसपी जारी किया जा रहा है। यहां तक हम लोग देख चुके। ज्वार बाजरा का नाम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, रागी का नाम बचा हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। माइनर मिलेट में कौन कौन से आते हैं जरा हम देखते हैं। तो माइनर मिलेट में पहले हम लोग देखते हैं कंगनी, जिसको हम लोग काकुन भी बोलते हैं, और इसको हम इतालवी बाजरा भी कहते हैं, इतालवी बाजरा। दूसरा होता है कुटकी, उसके बाद चीना, जिसको हम आम बाजरा भी कहते हैं, आम बाजरा। सावा, जिसको हम झंगोरा भी कहते हैं, सनवा भी बोलते हैं। कोदो, जिसको हम कादरी भी बोलते हैं। अभी अभी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोंदो का सेवन करने वाले हाथियों की मृत्यु हुई है, उसमें चर्चा का बिंदु है, तो कोदो को अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोरले। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेट हैं जिनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, और इनके साइंटिफिक नेम याद करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। मतलब कहने का मतलब है आप नॉर्मली याद ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कभी पढ़ते नहीं हो, इनको नजरअंदाज करके चलते हो। सबसे कठिन चीज होती है हमारी जिंदगी में, तो उसको हम हटा ही देते हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हैं, छोड़ो इसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं मेजर मिलेट से, कि पहले मेजर मिलेट पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेजर मिलेट में हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जो क्रॉप में हम छोड़ रहे थे। मेजर मिलेट में सबसे पहला आता है ज्वार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सोरगम। इसका साइंटिफिक नेम तो आपको सबको पता होगा। इसके उत्पादन पर चर्चा कर लेते हैं। तो
इसका उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो केस हम लोग देखते हैं विश्व लेवल पर। विश्व में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है यूएसए में, फिर उसके बाद चाइना में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, तब जाके इंडिया में होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्वार के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अब आप गिन लेना कौन सा स्थान है, चौथा। भारत के केस में अगर उत्पादन देखें तो भारत के केस में हम देखते हैं सबसे पहला महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे राजस्थान। तो ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। ठीक है, तीसरा स्थान है। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी कई बार लोग बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मुझे कौन रोकेगा, जा रहा हूं का मतलब ज्वार होता है, मुझे कौन रोकेगा मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो ये तो ज्वार के केस में हमने देखा। अब बाजरा का केस यहीं पर निपटा लेते हैं हम लोग। बाजरा का साइंटिफिक नेम हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, पर्ल मिलेट। पर्ल माने मोती होते हैं ना, पर्ल मिलेट। इसके उत्पादन पर बात करते हैं तो जब उत्पादन की इस पे बात आती है तो विश्व लेवल पर हम देखते हैं तो भारत नंबर 1 पर दिखता है यहाँ पर। अगर विश्व लेवल पर बात करेंगे तो भारत पहली रैंक के साथ दिखेगा, भारत यहाँ पर फर्स्ट है। और भारत में अगर हम देखेंगे तो इसका फंडा होता है रूह, मतलब राजस्थान सबसे नंबर 1 पर, और दूसरा बाबा के अथक प्रयासों से अपना उत्तर प्रदेश भी बाजरे के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आ गया है, और तीसरे नंबर पे हरियाणा। तो बाजरे का उत्पादन अगर भारत में देखा जाए तो हरियाणा का तीसरे नंबर पे है, राजस्थान का पहले नंबर पे है। तीसरा हम लिखते हैं मेजर मिलेट में रागी। रागी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम फिंगर मिलेट। यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही इतना है। ये मुझसे बिहार पीसीएस में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन यहां से पूछा था रागी से। रागी से क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका एल्यूसिन कोरकाना। एल्यूसिन कोरकाना इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है, तो रागी में। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है लगभग 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। इतना इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो रागी है ये गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लैक्टिक वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम। रागी क्यों सर्वोत्तम होता है, क्योंकि लैक्टिक वुमेन होता है, उसको क्या होता है, बेबी को बर्थ होने के बाद उसकी जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। मिल्क का प्रोडक्शन होगा तभी जो बेबी बर्थ होगा, जिस बच्चे का जन्म, उसका पोषण हो सकेगा। क्योंकि दूध क्या होता है, प्राथमिक पोषण होता है। जब तक हम लोग कोई ठोस पदार्थ पचाने की क्षमता नहीं डेवलप कर लेते तब तक क्या पीते रहते हैं, दूध ही पीते रहते हैं। तो रागी से और क्या क्वेश्चन आ सकता है हमने यहाँ पर देखा। तो अब इसका उत्पादन के केस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटक। और इससे सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता। आप इसको नोट करके रख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता कहने का मतलब इसको जब हम जल देते हैं तो जितना जल देते हैं उसमें से मैक्सिमम जल ही अपने उपयोग में काम लेता है, व्यर्थ में कम जाने देता है। तो सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता आपको किसकी देखने को मिलती है, रागी की। कितनी होती है, 13.4 केजी किलोग्राम हेक्टेयर मिलीमीटर ऑफ वाटर। ये इसकी वाटर
कैपेसिटी होती है इसकी, जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी। तो यहाँ तक तो हमने मेजर मिलेट के बारे में पढ़ा। अब माइनर मिलेट के सिर्फ नाम पढ़ते हैं बस। नाम मतलब जहर, इसको बोलते हैं ना जहर पीना एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ ये कोई अपने उत्तर भारत में बच्चों को बताते नहीं है, क्योंकि बच्चे इसको कठिन मानते हैं तो टीचर भी नहीं बताते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है समस्या कि इसको बताने से पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आजकल बहुत आ रहे हैं। अभी यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखो तो 3 प्रश्न वहां से आए हैं। बिहार पीसीएस की बात कर लो 4 प्रश्न, एएफओ में पिछली बार बात कर लो तो क्वेश्चन वहां से मिले हैं। तो इसको पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं माइनर मिलेट की, कि माइनर मिलेट में हमको क्या क्या देखना। माइनर का मतलब होता है गौण, छोटे, जिनका छुटपुट उत्पादन होता है, बहुत बड़े स्केल पे उत्पादन नहीं करते हम लोग। तो माइनर मिलेट में सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे कंगनी का। कंगनी वो नहीं जो पहनी जाती है, कंगनी, इसी को हम बोलते हैं काकुन, और इसी को हम लोग बोलते हैं इतालवी बाजरा। इतालवी बाजरा, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सिटेरिया इटैलिका। सिटेरिया इटैलिका, इसको अरहर के साथ उगाकर बोते हैं इंटरक्रॉपिंग में, इटैलिका, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुटकी। कुटकी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लिटिल मिलेट। छोटे छोटे दाने होते हैं बहुत, लिटिल मिलेट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेनिकम सुमाट्रेंस। पेनिकम सुमाट्रेंस। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। थोड़े कठिन है मगर याद रखना अगर पेपर में सही क्वेश्चन करना चाहते हो तो। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा, चीना। चीना को हम लोग आम बाजरा भी कहते हैं, आम बाजरा, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट। साइंटिफिक नेम क्या होता है चीना का? पेनिकम मिलेसियम। पेनिकम मिलेसियम। उसके बाद हम बात करते हैं सांवा। सांवा का जो आटा होता है उसको हम लोग फास्ट में यूज करते हैं ना, व्रत रहते हैं हम लोग, राजस्थान की जो महिलाएं होती हैं व्रत रखती हैं ना, अक्षय तीज वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करती हैं सांवा, जिसको हम सनवा भी कहते हैं, झंगोरा भी कहते हैं। ये घास टाइप का होता है। सांवा को हम लोग बोलते हैं वार्नयार्ड मिलेट। वार्नयार्ड मिलेट। इसको जापानीज मिलेट भी कहते हैं, जापानीज मिलेट। इसका नाम होता है सांवा का इकाइनोक्लोआ। इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया। अब एक और बचा हुआ है कोदो। कोदो से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि अभी एक करंट अफेयर्स का मुद्दा बना हुआ था। कोदो, इसको अंग्रेजी में भी कोदो मिलेट बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? कोदो एक रवि ऋतु का मोटा अनाज है। किसका है? रवि ऋतु का। दूसरा इससे पॉइंट बनेगा, सबसे बड़ा दाना। सबसे बड़ा दाना किसका होता है? तो कोदो का होता है। नेपाल में इसको बहुत ज्यादा लोग उगाते हैं। कोदो का क्या नाम होता है? पासपालम स्क्रोबिकुलेटम। पासपालम स्क्रोबिकुलेटम। ये हो गए आपके माइनर मिलेट के
केस में हमने देख लिया। एक और देखते हैं माइनर मिलेट, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एक उड़ीसा राज्य में पेपर हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम कोरले बोलते हैं। बहुत ही कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा, कम की बात क्या करें, रेयर में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट, इसका प्रयोग हम लोग औषधि में करते हैं, मेडिसिन बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम होता है यूरोक्लोमा रमोसा। यूरोक्लोमा रमोसा। समोसा नहीं लिखना। तो ये मिलेट की कहानी थी। यहाँ पर हमने शुरुआत से, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि मोटे अनाज की स्थिति क्या है, हरित क्रांति को हमने आधार माना, उससे पहले क्या थी, बाद में क्या थी। उसके बाद हमने मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव की बात की, फिर अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज की बात की, उसके बाद इसका न्यूट्रिशन देखा, देन हमने मीरा पहल की बात की, यहीं पर मोदी जी ने इंदौरी पोहे खिलाए थे सबको। फिर मिलेट का हमने क्लासिफिकेशन किया, ये मेजर मिलेट और ये माइनर मिलेट, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब अगर कभी कभी आप लोग देखते होंगे जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब लोग जानते होंगे कि एक था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 2007 में चला था। उसी के तहत एक एक्ट लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत हम सबको अनाज मिलता है गांव में। तो उस अनाज में हम लोग देखते हैं चावल मिलता है, प्रति यूनिट तो मिलता है 5 किलो प्रति यूनिट चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, कभी कभी चने भी मिलते हैं, नमक भी मिलता है कि नहीं मिलता है, और मोटा अनाज भी मिलता है। तो जो मोटा अनाज मिलता है वो 1 रुपया किलो मिलता है। कितना? 1 रुपया किलो। परंतु जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें मिलेट को मिलेट नाम नहीं दिया गया। उसकी धारा जो है, उस धारा में मिलेट को फूड ग्रेन बोला गया, खाद्यान्न बोला गया। तो NFSA की अगर पूछा जाए कि NFSA एक्ट में मिलेट को किस नाम से जाना जाता है, तो खाद्यान्न के नाम से जाना जाता है, और ये 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो ये आज मिलेट पर चर्चा करनी थी, हमने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। अब आप एग्रीकल्चर का दुनिया का कोई भी एग्जाम देना, दुनिया नहीं मतलब भारत में रहते हो आप, कोई भी आप एग्जाम दोगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने पिछले 20 सालों में जो पेपर में क्वेश्चन आए वो इसमें इंक्लूड हैं, और आने वाले समय में क्या एग्जामिनर की सोच रह सकती है वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना है, ठीक है।